हेलो एंड अ वार्म वेलकम टू द आइसा। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। लास्ट क्लास हमारी पार्लियामेंट की हुई थी और उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि पार्लियामेंट के क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, पार्लियामेंट की डिसक्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, और हमने साथ साथ ये भी पढ़ा कि पार्लियामेंट हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम से कैसे अलग है और यूएसए के सिस्टम से कैसे अलग है। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो चेयरमैन्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो कैसे इलेक्ट होते हैं, उनकी क्या पार्ट्स होती हैं और वो कैसे क्वालिफाई होंगे और वो कैसे डिसक्वालीफाई होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखिए आपकी पार्लियामेंट जो होती है, जब उनके सेशंस होते हैं तो इतने सारे आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, इतने सारे एमपीज़ हैं आपके, इतने लोकसभा के एमपीज़ हैं, राज्यसभा के एमपीज़ हैं। तो जब वो किसी एक जगह के ऊपर इकट्ठा होंगे, जब वो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, तो उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको ऑर्डर देने के लिए कोई एक इंसान होना चाहिए जिसकी वो सब बात माने। इसी के लिए वो अपने में से ही एक इंसान को इलेक्ट करते हैं जो कि उनको गाइड करता है कि कैसे वो परफॉर्म करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, कि क्या उनके रूल्स होने चाहिए और क्या उनके रेगुलेशंस हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा के स्पीकर। देखिए जो आपके राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, जिनको हम राज्यसभा के चेयरमैन बोलते हैं, वो आपके डी फैक्टो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो उनको हम स्पीकर नहीं बोलते हैं, वो चेयरमैन है। स्पीकर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर होंगे। तो सबसे पहले जब इलेक्शन होता है स्पीकर का, देखिए जब आपकी नई पार्लियामेंट फॉर्म होती है, जब नई गवर्नमेंट बन रही है, तो आपके स्पीकर भी चेंज होंगे। और स्पीकर चेंज होते हैं तो सबसे पहले कोई सारे पार्लियामेंटेरियंस मिलके एक स्पीकर को इलेक्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले आपके प्रोटेम स्पीकर आते हैं, उनको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और ये प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट आपके नॉमिनेट करते हैं, जो कि कन्वेंशन के थ्रू सबसे सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन होते हैं आपके। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो सब पार्लियामेंटेरियंस को ओथ दिलाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस तब तक कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं जब तक इन्होंने ओथ ना ली हो। तो जब ये ओथ ले लेंगे, इसके बाद ये इलेक्ट करेंगे स्पीकर को। ये आपकी एक प्रोसेस होती है फॉलो। तो सबसे पहले जब इलेक्शन होता है, द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। द इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय द प्रोटेम स्पीकर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जनरली द रूलिंग पार्टीज कैंडिडेट इज इलेक्टेड अनअपोज्ड। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जिस सरकार ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, जिस पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, ऑब्वियसली उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है। और स्पीकर को इलेक्ट करने के लिए आपकी मेजोरिटी कौन सी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो गवर्नमेंट बनी है वो सिंपल मेजोरिटी इजीली ला सकती है, इसीलिए उनको कई बार अनअपोज भी इलेक्ट कर देते हैं। बट फिर भी इलेक्शंस आपके होते हैं। द नेक्स्ट वी विल सी द टेन्योर ऑफ द स्पीकर। देखिए जो आपका स्पीकर का टेन्योर होता है वो तब तक है जब तक आपकी गवर्नमेंट जो है वापस से रीइलेक्ट ना हो, उसके बाद आपके स्पीकर वापस इलेक्ट होंगे। बट जब आपकी गवर्नमेंट जो होती है, सपोज करिए कि 24 मई को आपका एमसीसी लग जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और गवर्नमेंट जो है वो अपना फंक्शन बंद कर रही है। अब गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट नहीं रही है, हाउस आपका एडजर्न हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। उसके बाद जो स्पीकर होते हैं वो अपनी पोस्ट कभी नहीं छोड़ते हैं। स्पीकर रिमेन्स इन हिज पोस्ट टिल द न्यू गवर्नमेंट इज इलेक्टेड। जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती है, स्पीकर ही रहते हैं। नई गवर्नमेंट आएगी, प्रोटेम स्पीकर आपके अपॉइंट होंगे, उसके बाद स्पीकर जाएंगे। तो स्पीकर रिमेन्स इन हिज ऑफिस एज लॉन्ग एज दे आर अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। सबसे पहले यही है कि उनको लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। नॉर्मली द टेन्योर इज 5 years, बट दे कैन, सबसे पहले रिजाइन कर सकते हैं वो बाय राइटिंग टू डेप्यूटी स्पीकर। ये आपका PYQ है। स्पीकर जब रिजाइन करते हैं तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे? डेप्यूटी स्पीकर को। बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ द देन। ये जो द देन है, इसको इसीलिए हाईलाइट करा हुआ है कि आपके जो स्पीकर हैं वो सिंपल मेजोरिटी से रिमूव नहीं हो सकते हैं। मतलब सपोज करिए आपके 200 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, और सिंपल मेजोरिटी क्या होगी? 101। बट द देन मेंबरशिप क्या होगी कि 200 पार्लियामेंटेरियंस हैं, बट पार्लियामेंट के अंदर सीट कितनी है? सपोज करिए 210 है, और उसमें से 10 अभी वैकेंट है। तो इसका क्या होगा? आपकी ये वाली सीट्स काउंट होंगी, इनकी मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब 105 + 1, ये मेजोरिटी, द देन मेजोरिटी।
आपकी सीट्स वैकेंट है वो काउंट नहीं होती हैं, बट अगर उनके ऊपर कोई है नहीं है, अभी पोस्ट वो खाली है, वैकेंट नहीं है, बट अभी उसके ऊपर कोई आया हुआ नहीं है, तो वो मेजोरिटी में काउंट होगा। कंटिन्यू इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अंटिल द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। जब तक न्यू स्पीकर इलेक्ट नहीं होंगे तब तक वो रहेंगे अपनी पोस्ट के ऊपर। रोल्स, पावर्स एंड फंक्शंस देखते हैं हम स्पीकर के। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी पावर्स, मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस। स्पीकर का सबसे पहले फॉरमोस्ट फंक्शन ही ये है कि वो हाउस का डेकोरम मेंटेन करेंगे, हाउस को ऑर्डर में रखेंगे। कैन सस्पेंड और एक्सपेल मेंबर्स फॉर डिसऑर्डरली कंडक्ट। आप जानते हो कि स्पीकर बहुत बार न्यूज़ में रहते हैं इसीलिए कि उन्होंने किसी एमपी को सस्पेंड कर दिया बाकी की हाउस की प्रोसीडिंग से टिल द नेक्स्ट सेशन। तो इनके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी मेंबर को बिहेवियर के बेसिस के ऊपर, मिसकंडक्ट के बेसिस के ऊपर, या और भी किसी रीजंस के बेसिस के ऊपर सस्पेंड कर सकते हैं। डिसाइड्स ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। हमने ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि आपके जो स्पीकर होते हैं उनके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है कि वो डिसाइड करेंगे कि ये जो मेंबर है वो एलिजिबल है या नहीं है टू बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। रेफर्स बिल्स टू द कमिटीज एंड एलोकेट्स टाइम फॉर डिबेट्स। लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स में सबसे पहले रूल ऑफ प्रोसीजर्स। जो लोकसभा के अंदर रूल्स जो होते हैं, जो प्रोसीजर होता है, उनके क्या क्या टर्म्स होंगी वो स्पीकर ही आपके बनाएंगे। स्पीकर की फाइनल अथॉरिटी होती है, वही डिसाइड करते हैं कि अगर स्पीकर ने बोल दिया है आपको इस टाइम से लेके 10 से लेके 11 बजे तक आपको इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है, इसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं उठाया जाएगा, तो वो स्पीकर की पावर है। ऐसे ही बहुत सारे रूल जो होते हैं वो आपके स्पीकर बनाते हैं। डिसाइड्स वेदर अ बिल एज अ मनी बिल। आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल है, ये भी आपका पीवाईक्यू है। मनी बिल क्या होता है हम आगे देखेंगे। मनी बिल जो होता है वो कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है कि स्पीकर के यहाँ से जब साइन होके वो, मान लीजिए लोकसभा में आपको पता है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनेट लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता। जब लोकसभा राज्यसभा को इसको फॉरवर्ड करेगी तब स्पीकर क्या होते हैं, अपने साइन करते हैं और स्पीकर तब यहाँ पे लिखते हैं कि इट इज अ मनी बिल। तो ये जो ऑथराइजेशन है ये स्पीकर के पास होता है कि अगर लोकसभा ने कोई ऐसा बिल भी निकाल दिया है जो मनी बिल की कैटेगरी के अंदर ना आ रहा हो, बट उसके अंदर कुछ फाइनेंसिस के प्रोसीजर्स हैं, उसके अंदर कुछ फाइनेंसिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर वो उसको मनी बिल डिक्लेयर कर देते हैं तो नो वन कैन एल्स इंटरप्रेट दैट इट इज नॉट अ मनी बिल। फिर हम देखते हैं प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग। जब पार्लियामेंट के अंदर आपके डेडलॉक हो जाता है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, किसी बिल के ऊपर एग्रीमेंट नहीं बन पाता है, तब क्या होती है आपकी प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, तो उसको हेड आपके स्पीकर ही करेंगे। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 108 के अंदर। राज्यसभा के चेयरमैन नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है फाइनेंशियल पावर्स। अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट द स्पीकर्स सर्टिफिकेशन। स्पीकर ही सर्टिफाई करते हैं, उसके बिना ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता आपका मनी बिल। चेयर्स द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। ये आपको याद रखना है, यही सेम जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके अंदर भी कमिटीज होती हैं और उनको भी स्टेट के जो स्पीकर हैं वो हेड करते हैं। फिर हम देखते हैं जुडिशियल पावर्स क्या है। एक्ट्स एज द फाइनल अथॉरिटी इन द मैटर्स रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होती हैं? पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं। जैसे हमारे इंडियन ये जो हमारे रूल्स प्रोसीजर हैं इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब जब आपका सेशन स्टार्ट होगा लोकसभा का, उससे 40 डेज प्रायर और उसके 40 डेज आफ्टर किसी भी पार्लियामेंटेरियन को ऑन द बेसिस ऑफ सिविल केसेस आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। सॉरी। तो ये कौन डिसाइड करते हैं? ऐसी वाली चीजें ये सारे आपके स्पीकर डिसाइड करते हैं। डिसाइड्स ऑन द केसेस रिलेटेड टू द डिफेक्शन ऑफ मेंबर्स। हमने देखा है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर electoral and other functions. Oversees the election of the president and vice president of India if conducted in parliament. अगर आपके पार्लियामेंट के अंदर ये कंडक्ट हो रहे हैं इलेक्शंस तो ओवरसीज यही करते हैं। रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेस। अब देते हैं कि स्पीकर की जो पोस्ट है इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बिल आपका मनी बिल होगा और कौन सा नहीं होगा, और कौन सा बिल जो है वो आपका
मनी बिल क्या इंक्लूड करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या क्या आपकी प्रिविलेजेस होनी चाहिए, कौन सा जो मेंबर है उसको मैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में डिस्क्वालीफाई कर सकता हूँ। तो ये बहुत मेजर पावर्स है और इनका कोई मिसयूज़ ना हो, इसलिए इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्पीकर का। तो देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले है इलेक्शन बाय कंसेंसस, कि जो स्पीकर का इलेक्शन होता है वो थ्रू कंसेंसस होता है। अपोजिशन पार्टी भी आपका एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर वो किसी इंसान को ज़्यादा अपोज कर रहे हैं कि ये इंसान आपका स्पीकर अपॉइंट नहीं होना चाहिए, तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो मोस्टली उनकी बात मान लेती है, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल तक यही इंसान सारी प्रोसीडिंग्स हमारी करेगा। थ्रू दो इलेक्टेड बाय द रूलिंग पार्टी देर इज एन अटेम्प्ट टू चूज एन इम्पार्शियल स्पीकर। भले ही रूलिंग पार्टी आपकी इलेक्ट करती हो, बट एक अटेम्प्ट फिर भी होता है कि ये इम्पार्शियल है। फिक्स टेन्योर है आपका, not removed arbitrarily unless by a majority of resolution, that too by at least 50 support of 50 members। मतलब 50 मेंबर जब तक वो सपोर्ट नहीं करते हैं कि स्पीकर को डिस्क्वालीफाई करना है, तब तक वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट भी नहीं होता है। कास्टिंग वोट ओनली, स्पीकर जो हैं जब भी पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होते हैं, लोकसभा के अंदर बिल पास होते हैं, तो वोटिंग होती है। स्पीकर कभी भी फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं करेंगे, वो तभी करेंगे जब डेडलॉक होगा, मतलब कि 200 मेंबर्स ने इधर वोट करा और 200 ने इधर कर दिया, फॉर यस फॉर नो। तो अब स्पीकर वोट करते हैं कि वो चूज कर सकें कि आपको उनको यस करना है या फिर नो करना है। स्पीकर का कास्टिंग वोट होता है, इसे हम कास्टिंग वोट कहते हैं। फिर है पोस्ट रिटायरमेंट कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन स्पीकर्स आर नॉट गिवन पॉलिटिकल पोस्ट इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, and salaries and expenditure are charged on the consolidated fund of India। स्पीकर की जो सैलरी होती है वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर, मतलब इसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट में, डिस्कशन हो सकता है बट वोटिंग नहीं होगी। द नेक्स्ट इज डेप्यूटी स्पीकर। अब स्पीकर के जस्ट अंडर एक अथॉरिटी और है आपकी, एक पोस्ट और है, वो है डेप्यूटी स्पीकर की। डेप्यूटी स्पीकर का भी इलेक्शन सेम होता है, स्पीकर कंडक्ट करवाते हैं, इनका इलेक्शन होगा, मेंबर्स अमंग देमसेल्व्स, लोकसभा के मेंबर्स में से कोई एक डेप्यूटी स्पीकर बनता है। द इलेक्शन इज कंडक्टेड आफ्टर द स्पीकर इलेक्शन, द डेट ऑफ इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर बाय कन्वेंशन। अब ये इंपॉर्टेंट आपका है, बाय कन्वेंशन डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, और साथ में क्या लिखा हुआ है, नॉट लीगली मैंडेटेड, मतलब भले ही आपके डेप्यूटी स्पीकर बाय कन्वेंशन अपोजिशन पार्टी से आते हों, बट ये ज़रूरी नहीं है, ये लीगली मैंडेटेड नहीं है, नॉट नेसेसरी, नेसेसिटी नहीं है आपकी कि स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर को आप अपोजिशन पार्टी से लेके आए। फिर है टेन्योर। टेन्योर भी सेम है आपका, होल्ड्स ऑफिस अंटिल द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द स्पीकर एंड कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स विद 14 डेज नोटिस रिक्वायर्ड। स्पीकर के लिए भी आपका 14 डेज का नोटिस रिक्वायर्ड होता था। द नेक्स्ट इज कंटिन्यूस इन ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अंटिल ए डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, विच इज पावर्स एंड फंक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। सबसे पहले है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह एक्ट करते हैं जब स्पीकर अपनी पोस्ट के ऊपर नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हैज़ द सेम पावर्स ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग, उनके पास सेम पावर्स होती हैं स्पीकर के जैसे जब वो ऑफिस को प्रिसाइड कर रहे होते हैं, मतलब उनके पास वो सारी चीज़ें होंगी, वो किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में, वो ये रूल्स बना सकते हैं, रूल्स को हटा भी सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं मेंबर्स के अगेंस्ट में, डिसाइड्स ऑन पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स, कैन गिव अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। सेम आपके डेप्यूटी स्पीकर भी कास्टिंग वोट दे सकते हैं जब कोई टाई हो जाए, बट इसके अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट राइट डाउन करना है कि स्पीकर जब नॉर्मल मेंबर रहते हैं, मतलब स्पीकर जो है आपके जब अपनी पोस्ट पे प्रिसाइड कर रहे हैं, तो डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे आपके वो एक नॉर्मल पार्लियामेंटेरियन होंगे, और उस टाइम पे जो होता है वो कास्टिंग वोट नहीं करते हैं, वो वोट एट फर्स्ट इंस्टेंस होता है, कास्टिंग वोट नहीं करेंगे वो, ये आपको याद रखना है। अब हेड्स पार्लियामेंट्री कमिटीज। द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ कमिटीज लाइक कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन कैन बी नॉमिनेटेड टू अदर पार्लियामेंट्री कमिटीज। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन मतलब कैसे कि जब भी
डेप्यूटी स्पीकर को किसी पार्टी कमेटी का मेंबर बनाया जाता है तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट ही शैल बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। एक्ट्स एट स्पीकर इन केस ऑफ वैकेंसी, जब स्पीकर की पोस्ट पे वैकेंसी होती है तो वही स्पीकर के तौर पे एक्ट करते हैं। एंड रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेस व्हेन ही इज एक्टिंग एज अ स्पीकर। ये आपके डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए, इलेक्टेड फर्स्ट, इलेक्टेड आफ्टर द स्पीकर। ये रूलिंग पार्टी से होते हैं, ये अपोजिशन पार्टी से होते हैं। ये कंट्रोल करते हैं लोकसभा की प्रोसीडिंग को, प्रिसाइड ओनली इन स्पीकर्स एब्सेंस, हैज़ अ कास्टिंग वोट, हैज़ अ कास्टिंग वोट, लोकसभा मेजोरिटी के थ्रू रिमूव होंगे और पैनल और चेयरमैन को नॉमिनेट करेंगे, ये नॉमिनेट नहीं करेंगे। अब देखते हैं चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो काउंसिल ऑफ स्टेट है आपकी, अपर हाउस से बोलते हैं, 2 चेयरपर्सन होंगे इनके, मतलब 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे। फर्स्ट चेयरमैन एक्स ऑफिशियल होंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स दिस पोस्ट। द नेक्स्ट इज डेप्यूटी चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड बाय द राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। Both officers play a crucial role in conducting proceedings, maintaining order and ensuring the smooth functioning of house. चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा क्या है, देखिए, प्रेसिडेंट जो होंगे आपके राज्यसभा के चेयरमैन होंगे एज पर आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 के अंडर में ये अपॉइंट किए जाते हैं। द चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस ऑफ राज्यसभा एंड इंश्योर्स इट्स स्मूथ फंक्शनिंग while maintaining order and decorum of the house. The chairman of Rajya Sabha can be removed from his office only if he is removed from the office of vice president. ये आपको याद रखना है। आपसे अगर पूछे कि क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को रिमूव किया जा सकता है, द आंसर इज नो। ही शैल बी रिमूव्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकते हैं, नॉट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सेम ही चीज है बट फिर भी ये डिफरेंट है। He does not have the right to vote in the first instance but can exercise a casting vote in the case of a tie, but during his removal procedure as well he can't vote even at first instance as in the case of speaker. जब स्पीकर का रिमूवल होता है तो स्पीकर क्या करते हैं, पहले अपना वोट देते हैं, उसके बाद में सारे मेंबर्स अपना वोट देंगे, तब उनका कास्टिंग वोट नहीं होता है। बट इसके अंदर जब चेयरमैन रिमूव हो रहे होते हैं तब भी ये वोट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, आप खुद सोचिए। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे आपके, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी हाउस से बिलोंग करते हों, उनको हाउस ने इलेक्ट नहीं करा था तो वो मेंबर नहीं थे, इसलिए इनको किसी भी वोटिंग राइट का एक्सेस नहीं दिया जाता है। फिर आपकी डेप्यूटी चेयरपर्सन, इलेक्टेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस, ही इज नॉर्मली अ मेंबर ऑफ हाउस व्हेन चेयरपर्सन राज्यसभा प्रिसाइड ओवर्स। ये एक नॉर्मल मेंबर के तौर पे ही बैठे रहते हैं हाउस के अंदर जब राज्यसभा के चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं, बट जब वो नहीं करते हैं, एब्सेंट होते हैं, तब ये आपके चेयरमैन बन जाते हैं। और सेम इनको सारी की सारी फैसिलिटी, सारी की सारी पावर्स मिलती हैं जो कि एक चेयरमैन को मिलते हैं राज्यसभा के। फिर पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, देखिए आपका जो पैनल था वो लोकसभा के अंदर भी था और राज्यसभा के अंदर भी है। पैनल क्या होता है, स्पीकर और चेयरमैन आपके चूज़ करते हैं कुछ पार्लियामेंटेरियंस को, 5-6 पार्लियामेंटेरियंस को, कि जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर या फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपनी पोस्ट पे नहीं होंगे तो उनमें से कोई प्रिसाइड ओवर करेगा आपके हाउस में। चेयरमैन नॉमिनेट्स देम अमंग द मेंबर्स, दे प्रिसाइड ओवर व्हेन बोथ चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन आर बोथ एब्सेंट। इट मस्ट बी नोटेड दैट दे कांट प्रिसाइड व्हेन द सीट ऑफ चेयरपर्सन इज वैकेंट। आपको याद पता होना चाहिए कि वैकेंट एंड एब्सेंट दोनों अलग होते हैं। एब्सेंट मतलब क्या होता है कि वाइस चेयरपर्सन आपके हैं, अपॉइंटेड हैं, मान लीजिए वो सिक हो गए हैं, किसी ट्रैवलिंग के अंदर हैं, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, वो होता है आपका एब्सेंट। वैकेंट मतलब आपकी पोस्ट ही अभी वैकेंट है, आपको पता ही नहीं है आपका चेयरमैन कौन है, आप उनको इलेक्ट ही नहीं किया है। तो इस केस के अंदर जो पैनल ऑफ चेयरमैन होते हैं ना, ये आपके प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, तभी करेंगे सिर्फ और सिर्फ जब वो एब्सेंट होंगे। तो आपका ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था कि कैसे कैसे आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के रोल होते हैं, क्या उनकी पावर्स होती हैं और कैसे उनको क्वालिफाई किया जाता है, किस बेसिस के ऊपर वो क्वालिफाइड होते हैं, कैसे वो अपॉइंट होते हैं और कैसे उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस होती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इसकी जो PDF होगी लेक्चर्स की वो आपको आइसा के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।